एनालिसिस करते हैं, वी टेक एनी ऑफ द प्लांट टिश्यू एंड डू द एनालिसिस। कोई भी लिविंग आपने मटेरियल ले लेना, इट में भी प्लांट टिश्यू, इट में भी एनिमल टिश्यू, और उसके बाद हमने उसका केमिकल एनालिसिस करना है। देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट दिस प्लांट टिश्यू और एनिमल मैटर। यस बेटा, सभी स्टूडेंट्स म्यूट कर लेंगे अपने आप को, ठीक है। तो ये प्लांट टिश्यूज और एनिमल मैटर जो है वो लिस्ट ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो सो मेनी एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस प्लांट टिश्यूज एज वेल एज एनिमल टिश्यूज, एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है। वो कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, इसके अलावा कई तरह के इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। तो कहते हैं कि अगर इसी तरह की एनालिसिस जो है वो हम किसी नॉन लिविंग मैटर के लिए करें, ठीक है, तो उस केस में भी वो कहते हैं कि जो नॉन लिविंग मैटर है उसमें भी हमें ऐसी ही लिस्ट मिलती है एलिमेंट्स की, उसमें भी हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। पर एक खास बात क्या है दोनों के अंदर कि अगर हम लिविंग टिश्यूज जो है ऐसे नॉन लिविंग मैटर के साथ आप कंपेयर करते हो तो फिर दोनों जो है उसके अंदर, ठीक है, काफी सारे एलिमेंट्स जो है वो एक जैसे हैं। तो उससे ये पता लगता है कि अर्थ क्रस्ट जो है उसके ऊपर जो भी चीजें रह रही हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, वो उन्हीं से बने हुए हैं, ठीक है बेटा। और कॉमन लिस्ट जो है एलिमेंट्स की वो ये शो करती है कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो किसी भी लिविंग टिश्यू जो है उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करने वाले, उसके स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को फॉर्म करने वाले मेन एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए उसने इनको क्या नेम दिया है, इसीलिए उसने उनको बायोमोलिक्यूल्स कहा है। ओके बेटे, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमने केमिकल एनालिसिस कैसे की थी। उस दिन मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया था कि हम कोई भी प्लांट या एनिमल टिश्यू जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, उसको पेस्टल एंड मोर्टार के अंदर डाल देना है, ठीक है। पेस्टल एंड मोर्टार क्या होता है, घर के अंदर आजकल तो हम मिक्सर ग्राइंडर के अंदर काम करते हैं ना, कुछ भी हमने पीसना है। पुराने टाइम में क्या होता था, सिलबट्टा वगैरह टाइप का एक उनके पास होता था किचन में अपरेटस, ठीक है। तो उस तरह का हमने एक अपरेटस ले लिया है और उसके अंदर हमने क्या किया, कोई भी प्लांट टिश्यू जो है उसको डाल दिया, या फिर एनिमल टिश्यू अगर आपने लिया तो उसमें कोई भी एनिमल का ऑर्गन ले लिया। उसके बाद उसको हमने क्या किया, अच्छे से ग्राइंड कर लिया, ठीक है बेटे। जब उसको अच्छे से ग्राइंड करने के लिए हम उसके अंदर क्या डालेंगे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डालेंगे, विच इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। फिर से सुनेंगे, हम कोई भी प्लांट टिश्यू लेंगे, कोई भी एनिमल टिश्यू लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, पेस्टल एंड मोर्टार के अंदर डाल लेंगे और उसके अंदर हमने क्या ऐड करना है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ऐड करनी है। तो जब आप उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं तो आपको क्या मिलती है, एक स्लरी मिलती है, ठीक है, एक पेस्ट मिलता है आपको। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं, ओके बेटे। तो फिल्टर करने के बाद जो आपकी टेस्ट ट्यूब में नीचे बचेगी चीज, उसको आप क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे, और कुछ चीज जो है वो ऊपर रह जाएगी फिल्टर पेपर के अंदर ही, ठीक है। और जो फिल्टर पेपर के अंदर रह गई है वो क्या है, रिटेंटेट है, ठीक है। तो you obtain a slurry and when you filter it, what you obtain the filtrate which is present in the bottom of the test tube, and the other thing which remains in the filter paper, that is the retentate। तो कहते हैं कि जो हमें फिल्ट्रेट मिला है टेस्ट ट्यूब में नीचे मिला है फिल्ट्रेट, उसको हमने क्या बोला है, एसिड सॉल्युबल, दिस नोन एज एसिड सॉल्युबल पूल। और जो हमें फिल्टर पेपर के अंदर रह गया है जिसे हमने रिडेंटेट बोला, क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल बन, ठीक है। फिर से सुनेंगे, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर रह गया है, ठीक है, वो फिल्ट्रेट जो है उसको क्या बोला है, एसिड सॉल्युबल पूल बोला है। जो ऊपर रह गया है उसको हमने क्या बोला है, यहाँ पर रिटेंटेट बोला है, ओके बेटा। वेट फॉर अ मोमेंट, मैम। हाँ जी बेटे, यस मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, बीच में कोई वो बेटे ऑडियो भी आ रही थी, किसी का अनम्यूट सुना था, नहीं ध्यान से। अनम्यूट था किसी का, ओके बेटे। ऑल स्टूडेंट्स अपने आप को म्यूट कर लेंगे। हाँ जी, आई थिंक सर का होगा शायद, डोंट वरी, अब कर लिया सर ने, नो प्रॉब्लम। ओके, आई विल कंटिन्यू। Okay, I am again repeating better what we have done in chemical analysis. We have selected what, any of the plant material or any of the, ठीक है, कोई भी प्लांट मटेरियल या एनिमल मटेरियल जो है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे।
और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको पेस्टल एंड मोर्टार जो एक अपैरेटस है उसके अंदर डाल देते हैं, और उस अपैरेटस में हम क्या करते हैं, उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिला देते हैं। ठीक है, फिर हमने उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो जब हम उसे ग्राइंड कर लेंगे हमें क्या मिलेगी, उसकी स्लरी मिलेगी। स्लरी इज अ काइंड ऑफ ए पेस्ट। और उसके बाद हमने उसको फिल्टर करना है। ठीक है, फिल्टर हम वैसे ही करेंगे जैसे आप सोच रहे हैं, हम एक फिल्टर पेपर लेंगे, उसको फनल में लगाएंगे और उसमें से वो स्लरी जो है उसको फिल्टर कर लेंगे। तो कहते हैं कि आपको दो चीजें मिलेंगी। ठीक है, एक तो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल्ट्रेट मिलेगा, और एक ऐसी चीज होगी जो किसमें रह जाएगी, फिल्टर पेपर में ही रह जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रिटेंटेट बोलेंगे। अब देखिए जो आपको नीचे मिला है, फिल्ट्रेट मिला है, उसको तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एसिड सॉल्युबल पूल कह रहे हैं। और जो फिल्टर पेपर में रह गया है विच इज नोन एज रिटेंटेट, दैट इज द एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो व्हाट द साइंटिस्ट ऑब्जर्व, साइंटिस्ट जो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फिल्ट्रेट है जिसको हम एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं, उसके अंदर भी काफी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो रिटेंटेड है जिसको हम एसिड इनसॉल्युबल पूल कहते हैं, उसके अंदर भी काफी सारे हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। पर खास बात क्या है कि दोनों ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है बेटे, अब ध्यान से सुनिए, जो एसिड सॉल्युबल पूल है उसके अंदर हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स मिले हैं, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स मिले हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 डाल्टन से लेके 800 डाल्टन तक है। ओके बेटे, और कहते हैं कि जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है यानी रिटेंटेड है, उसके अंदर हमें ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स मिले हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब हमें बहुत ही आसानी से क्लियर हो रहा है कि जो एसिड सॉल्युबल पूल है उसमें हमें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिले हैं, और जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है उसमें हमें क्या मिले हैं, बड़े साइज के मॉलिक्यूल हैं, तो वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि इतना काम करने के बाद अब वो क्या करना चाहते हैं, देखो जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया है चाहे हमारे पास रिटेंटेड आया है, दोनों के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड है। हम चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर कंपाउंड को बाकी कंपाउंड्स में से आइसोलेट कर लें। ठीक है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास काफी सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम सेपरेशन मेथड्स कहते हैं। ठीक है, यू हैव आल्सो लर्नड इन 9th क्लास डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स, आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, डिस्टिलेशन पढ़ा है आपने, और भी फिल्ट्रेशन की टेक्निक्स पढ़ी हैं। अगर आपको याद हो, मैटर से रिलेटेड एक चैप्टर था, उसमें ये सारी सेपरेशन टेक्निक्स आपको बताई गई थी। ठीक है बेटे, तो उसी तरीके से कहता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड को आइसोलेट करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स में से पास करते हैं, और जब वो कंपाउंड सेपरेट हो जाता है, ठीक है, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, उसको प्यूरिफाई करना है। ठीक है, अब ये तो नहीं है ना कि कंपाउंड हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं दूसरे एलिमेंट्स की, तो उसको प्यूरिफाई करेंगे। और प्यूरिफाई करने के बाद, ठीक है, वी हैव सर्टेन मेथड्स जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कंपाउंड जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट और उसका प्रोबेबल स्ट्रक्चर जो है उसका पता लगा सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने वही किया, सबसे पहले कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर उसके बाद जो है उसका प्यूरिफिकेशन किया। प्यूरिफिकेशन करने के बाद वो कंपाउंड जो है उसको कुछ रेफरेंस के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी पता लगा लिया और उसका स्ट्रक्चर भी पता लगा लिया। ठीक है बेटे, तो ऐसे तरह तरह के कंपाउंड जो है उन्होंने उसका स्ट्रक्चर एज वेल एज मॉलिक्यूलर वेट जो है वो पता लगा लिया है। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि जो एसिड सॉल्युबल पूल है उसके अंदर हमें छोटे साइज के मॉलिक्यूल मिले हैं, और उनको हमने क्या नेम दिया है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का नेम दिया है। और जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है यानी जो फिल्टर पेपर के अंदर है उसमें हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स मिले हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा है। इसका मतलब वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। ओके बेटे, अब वो कहता है कि एक और चीज है, यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर उसने पूरा का पूरा जो है उसको ओवरऑल स्टडी किया तो व्हाट ही फाउंड कि ज्यादातर जो इसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है ना वो ऑर्गेनिक नेचर रखते हैं, चाहे वो एसिड सॉल्युबल पूल में है चाहे वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में है, पर उनका नेचर कैसा है, ऑर्गेनिक नेचर है। मतलब वो कार्बन या कार्बन के दूसरे एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक ही हैं, उसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो हमने स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता लग गया, हमें वेट भी पता लग गया। ठीक है बेटे, अब इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी तो पता लगाना चाहते हैं कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन से हैं। तो उस केस में वो कहते हैं कि हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट।
ठीक है, देखो मैं पेज नंबर 143 के पैराग्राफ नंबर 1 जो है उसकी नीचे से 3-4 लाइनें जो है वहां से पढ़ रही हूँ। तो उसके अंदर वो कहता है कि हमें जब ये मिल जाता है तो उसके बाद हम एक डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम कोई भी जो लिविंग टिश्यू हमारे पास है, ठीक है, उसका हमने क्या करना है, वेट पता लगाना है। तो कहते हैं कि यहाँ पे हमें उसका वेट वेट नहीं चाहिए, हमें उसका क्या चाहिए, ड्राई वेट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है हम उसको क्या करते हैं, ड्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटे, तो हम उसे गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या होगा, उसमें जो भी ऐसी चीजें होंगी जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो सकती हैं वो क्या कर जाएंगी, इवेपोरेट कर जाएंगी। तो कहते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है उस लिविंग मटेरियल में, वाटर वेपर्स भी होते हैं, वो इवेपोरेट कर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है, जो हमें हमारे पास अब वेट आएगा वो वेट क्या होगा, उस लिविंग टिश्यू का ड्राई वेट होगा। ओके बेटे, अब वो जो ड्राई वेट वाला लिविंग टिश्यू आपके पास आया, आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने बस उसको सीधा क्या कर देना है, बर्न कर देना है। ठीक है, उसको हम जला देंगे और जलाने के बाद हमें क्या मिलेगी, देखो कोई भी चीज को जब हम जलाते हैं तो हमें ऐश मिलती है ना, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगी, ऐश मिलेगी। उसके बाद कहते हैं कि जब ये ऐश जो है उसका हम फर्दर एनालिसिस करेंगे तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मिलते हैं। ठीक है बेटे, और ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, इसमें भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, पर सिर्फ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स नहीं मिलते, इसके अलावा हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो है उनको सेपरेट करने के लिए हम उनके क्या करेंगे, एलिमेंटल टेक्निक्स में से पास करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे सारे एलिमेंट। और कंपाउंड जो है उसको सेपरेट करने के लिए हम कंपाउंड्स के लिए स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, सेपरेशन टेक्निक्स, उनमें से पास करेंगे। तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करने पर, ठीक है, साइंटिस्ट जो है उनको ये पता लगा कि पूरे के पूरे जो लिविंग टिश्यूज है उसमें दो तरह की चीजें हैं। कुछ तो कार्बन के कंपाउंड हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और कुछ कैसे हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उसको फर्दर स्टडी किया गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो किस तरह के हैं। तो इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट कैसे पता लगेगा, अगर किसी कंपाउंड के अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको मालूम है कि CHO किसके लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए होता है ना। अगर वो कहते हैं कि किसी जो है उसके अंदर C डबल बॉन्ड O है, दैट इज कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, किसी के अंदर COOH है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इस तरीके से उन्होंने पता लगा लिया कि कौन से फंक्शनल ग्रुप उनमें प्रेजेंट है, क्या उनमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, क्या उनमें कीटोन्स प्रेजेंट है, क्या उनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट है, अमाइंस हैं। उसके बेसिस पे उन्होंने उनको क्या कर दिया, अलग अलग नेम्स दे दिए। ठीक है बेटे, उसके बाद कहता है कि अगर हम बायोलॉजिकल बेसिस पे उसको स्टडी करें तो उसके बेसिस पे हमें ये पता लगा है कि कुछ कंपाउंड्स जो है उनको नेम दिए गए हैं कि वो अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि उसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, कुछ जो है उनको न्यूक्लियोटाइड बेसिस के नेम दिए गए हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा उसमें नाइट्रोजन भी होता है, और नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। ठीक है, और कुछ जो है उनको उन्होंने फैटी एसिड्स के नेम दे दिए। अब हम बारी बारी जो है इन सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे देखो जो स्लाइड्स जो है उसके अंदर मैंने जो यहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा है क्योंकि आफ्टर द लेक्चर जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ये सारा मैं आपको सेंड कर दूंगी और सभी बच्चे यहीं से लर्न कर लेंगे इसको। ठीक है बेटे, तो जो अभी मैंने आपको पूरी की पूरी केमिकल एनालिसिस सुनाई है वो सारी मैंने यहाँ लिख दी है। ओके बेटे, तो देखो यहाँ तक कंटिन्यू हो रही है ये सी, यहाँ तो हमने डेफिनेशन लिखी है। ओके, आई एम स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक नाउ। ठीक है, रेस्ट ऑफ द मटेरियल आई हैव डिस्कस्ड। इज देयर एनी प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट को अभी भी प्रॉब्लम है इसके अंदर? यस बेटा, स्पीक अप। नो मैम। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो, Yes, ma'am. ओके, अब मैं आपको ये बता रही हूँ यस कि हम एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो इसलिए हम जो है उसको केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं स्टडी करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स को हम उसे बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि केमिकल एनालिसिस के बाद ऐसे साइंटिस्ट जो केमिस्ट्री के फील्ड को बिलोंग करते थे उन्होंने इन बायोमोलिक्यूल्स को फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया। उन्होंने कहा कि कुछ एल्डिहाइड है, कुछ कैसे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और कुछ कैसे हैं,
कीटॉन्स हैं, ठीक है बेटे, कुछ में अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, उन्होंने फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे इनको स्टडी किया, जो आप अगले साल 12th में पढ़ेंगे। अब देखिए ऐसा बायोलॉजी स्टूडेंट, ठीक है, आप और मैं जो है उसको किस बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमने उनको स्टडी किया है ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, ऑलराइट। So here I am talking the first about the first topic, that is amino acids and proteins. ठीक है बेटे, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि प्रोटीन्स के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं। प्रोटीन्स दे आर आल्सो नोन एज द पॉलीपेप्टाइड्स। पॉली मींस मेनी एंड पेप्टाइड मींस पेप्टाइड बॉन्ड्स। जब अमाइनो एसिड्स के बीच में खूब सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो सभी अमाइनो एसिड्स जो है वो चेन लाइक फैशन में इन पेप्टाइड बॉन्ड्स की हेल्प से अटैच हो जाती हैं और बनने वाले कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्स कहते हैं। ओके बेटे, तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं प्रोटीन्स की मोनोमेरिक ग्रुप्स के बारे में जिन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। तो कहते हैं कि व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? तो अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या खास बात है कि उसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है जो उसको कैसा नेचर प्रोवाइड करता है? एसिडिक ग्रुप जैसा नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटे। फिर से सुनेंगे, यस फिर से सुनिए। अमाइनो एसिड्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। और कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है? अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है बेटे। इसके अलावा उसमें क्या प्रेजेंट है? एक एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। आप देखो कैसे इसको बताया गया। यहाँ मैंने एक ये देखो, यहाँ मैंने अमाइनो एसिड का एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पे अगर मैं 2 मिनट के लिए ये सारे ग्रुप्स जो है उनको भूल जाऊं, ठीक है, और मान लीजिए इन चारों ग्रुप्स की जगह पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होते, ठीक है, सेंटर वाले कार्बन के साथ अगर चारों पोजीशंस पे सिर्फ हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो बनने वाला कंपाउंड क्या होता? बताओ। मीथेन। मीथेन होता ना बेटे। तो कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स कब बनती हैं? अमाइनो एसिड्स तब बनती हैं जब कार्बन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन जो उसके साथ अटैच्ड है, उसमें से 3 जगह पे क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है बेटे। तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो एज इट इज ही रह रही है। यहाँ पर देखो दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया है, ठीक है। और तीसरे हाइड्रोजन की जगह पे देखो कौन सा ग्रुप आ गया? यहाँ पर अमाइन ग्रुप आ गया विच इज NH2। और चौथे हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया है? दैट इज एल्काइल ग्रुप। अगर आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हमें मालूम है कि जब भी हम अल्फाबेट R यूज करते हैं तो वो एल्काइल ग्रुप के लिए होता है, ठीक है बेटे। अब कहते हैं कि इन तीनों को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, अमाइन ग्रुप भी एज इट इज रहेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी एज इट इज रहेगा। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ग्रुप कौन सा है? ये R है, ठीक है। तो ये R जो है उसकी जगह पे क्या क्या चीज आ जाती है? कौन सा यहाँ पर जो है यूनिट आके पुट होती है, उस हिसाब से हमारे पास अलग अलग तरह की अमाइनो एसिड है। देखो साइड वाले डायग्राम के अंदर अगर वो कहता है कि वेरिएबल ग्रुप R जो है उसकी जगह पे यहाँ पे H आ जाता है और बाकी तीनों ग्रुप एक जैसे रहते हैं, ठीक है, तो बनने वाली अमाइनो एसिड कौन सी है? ग्लाइसिन है। अगर कहता है कि जो R ग्रुप है उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है? मिथाइल ग्रुप आ गया है, ठीक है बेटे। मिथाइल ग्रुप कब आता है? CH4 मीथेन होता है और अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो CH3 रह जाता है और वो मिथाइल होता है। तो फिर बनने वाली अमाइनो एसिड का नेम क्या है? एलेनिन है, ओके बेटे। अब देखो वो कहते हैं कि अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप की जगह पे CH2OH आ गया है तो ये क्या है? हाइड्रोक्सी मिथाइल है। तो बनने वाली अमाइनो एसिड कौन सी है? सीरीन है। तो इस तरह से हमारे पास कितनी अमाइनो एसिड्स हैं? टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ओके बेटे। 20 अमाइनो एसिड्स जो है हमारे पास प्रेजेंट है। उसमें उसने आपको 3 अमाइनो एसिड बना के दिखाई है। सिर्फ वो ये बताना चाहता है कि कार्बन जो है उसकी टेट्रा वैलेंसी होती है, कार्बन जो है उसकी एक पोजीशन पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है जो उसको कैसा नेचर देता है? बेसिक नेचर देता है। और दूसरी साइड पर उसपे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटे। और वो उसको कैसा नेचर प्रोवाइड करता है? एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। और अदर 2 पोजीशंस में एक जगह पे क्या प्रेजेंट है? H ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरी जगह पे R है जो वेरिएबल ग्रुप है। हमेशा सब्स्टिट्यूशन किसका होता है? वेरिएबल ग्रुप का होता है। और बारी बारी उस पे अलग अलग तरह के यहाँ पे एटम्स आ जाते हैं और उसी बेसिस पे हमारे पास अलग अलग तरह की अमाइनो एसिड बनती हैं। कितनी अमाइनो एसिड्स हैं? 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ओके बेटे।
तो यहाँ पे देखो बेटा मूवमेंट, मैं पीछे जा रही हूँ फिर से। देखो बेटा यहाँ पे डेफिनेशन देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप, जिसमें एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है एंड एन एसिडिक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप कौन सा है, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, और दोनों ही ग्रुप जो है वो सेम कार्बन के ऊपर कैसे प्रेजेंट है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ओके बेटे, फिर कहता है कि कार्बन जो है वो कैसा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या होते हैं आपको मालूम है? Yes, बेटे, have the teacher taught you about these alpha, beta and gamma carbons? Speak up. Speak up, otherwise I will tell. अल्फा कार्बन के बारे में कोई जानकारी है? जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप हो। निशांत, यहाँ पे अल्फा कार्बन बेटे अगर हमारे पास एक ही कार्बन प्रेजेंट है और उस कार्बन की चारों पोजीशन जो है, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट हो गई है और कार्बन जो है वो हमारे पास एक ही है, तो वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है बेटे, किसी भी चेन के अंदर एक ऐसा कार्बन जिसके साथ कोई और कार्बन अटैच नहीं है वो अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बीटा कार्बन क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जिसके दोनों तरफ दो और कार्बन अटैच है, यानी सेंटर में एक कार्बन है और उसके एक साइड भी एक कार्बन है और दूसरी साइड भी एक कार्बन है, तो वो बीटा कार्बन होता है। और एक ऐसा कार्बन जिसके तीनों पोजीशन पे तीन और कार्बन अटैच है, वो कौन सा कार्बन होता है, गामा कार्बन होता है। ठीक है, इनको हम प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन भी कहते हैं। तो ये आई होप सो कि आपको बता दिया जाना चाहिए था कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में, पर हो सकता है कि वहां इसके बारे में कुछ ना हो तो ना बताया हो, नो प्रॉब्लम। देखो बेटे सेकंड वाले पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। ठीक है, वो कहते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर मीथेन कंपाउंड ही है, यानी अगर मैं वो चारों सब्स्टिट्यूएंट हटा दूं तो मैं उसकी जगह पे 4 हाइड्रोजन लगा दूं तो क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा ना। पर बारी बारी उनके चारों हाइड्रोजन जो है उनमें से 3 का सब्स्टिट्यूशन हो गया और उसकी जगह पे एक NH2, एक COOH ग्रुप और एक साथ में क्या आ गया, एल्काइल ग्रुप आ गया। तो देखो देयर आर 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 बैलेंसिंग पोजीशन एंड दीज आर हाइड्रोजन। एक जगह पे हाइड्रोजन अटैच है, दूसरी जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, एक जगह पे अमाइनो ग्रुप अटैच है और एक जगह पे क्या अटैच है, वेरिएबल ग्रुप अटैच है। यही है ना। देखो यहाँ पे नीचे एक और डायग्राम नजर आ रहा है आपको, देखो ये रहा कार्बन सेंटर में, अब देखो ऊपर क्या प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ साइड में देखो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरी साइड पे देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और नीचे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके बेटे, तो ये उसका जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। वो कहते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स होते हैं। अगर हम उसमें ये चारों चीजों का सब्स्टिट्यूशन ना करें तो इसका मतलब चारों बैलेंसिंग पोजीशन किससे सेटिस्फाई होंगी, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगी, तो इनिशियली वो मीथेन होंगे, पर जब उनका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो फिर वो अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे। और अमाइनो एसिड्स भी अलग अलग तरह की कब बनेगी, जब ये वेरिएबल आर ग्रुप जो है वो अलग अलग तरह के यहाँ पे एटम्स एलिमेंट्स बेयर करेगा। ओके बेटे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी स्टूडेंट को? देखो ये मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, ये जनरल फॉर्मूला दिखाया गया है। व्हाट काइंड ऑफ कार्बन इट इज एन अल्फा कार्बन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे देखो ये कार्बन, एक कार्बोक्सिलिक कार्बन भी उसके पास में प्रेजेंट है, फिर ये अल्फा कैसे हो गया, सोच रहे हैं ना। तो आपने ये याद रखना है कि कार्बन की पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, देखो कार्बन की पोजीशन कहाँ पे है, तो कार्बन की पोजीशन टर्मिनल पोजीशन है यहाँ पर, और ये वाला जो कार्बन है वो एक फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने इसको कंसीडर किया है। फिर मैं आपको ये कह रही थी कि ये R जो है वो वेरिएबल ग्रुप है, इसी का सब्स्टिट्यूशन होना है बार बार, बाकी तीनों जो है वो एज इट इज रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। ठीक है बेटे, अब देखो यहाँ पे मैंने उसके बारे में लिखा है कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर बिकॉज ऑफ द अमाइनो कार्बोक्सिलिक एंड द R फंक्शनल ग्रुप्स। कहते हैं कि किसी भी अमाइनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इन तीनों ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, अमाइनो ग्रुप पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे और फंक्शनल ग्रुप्स पे जो R की जगह पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि कितने अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, उसी के बेसिस पे हम किसी भी अमाइनो एसिड को एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है बेटे, अब ध्यान से सुनेंगे।
अगर मैं कहती हूँ कि किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एसिड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो बनने वाली अमाइनो एसिड का नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा, और बनने वाले प्रोटीन का नेचर भी कैसा होगा, एसिडिक होगा। ओके बेटे, अगर कहता है कि हमारे पास अमाइनो ग्रुप का नेचर, अमाइनो ग्रुप नंबर में ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपैरिजन में, तो बनने वाली अमाइनो एसिड कैसी होगी, बेसिक होगी, और प्रोटीन भी कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है बेटे, अब बताओ मुझे कि मैंने इसको बेसिक क्यों बोला, मैंने इसको बेसिक क्यों बोला? मैंने ये बोला कि अमाइनो ग्रुप अगर ज्यादा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपैरिजन में, तो बनने वाली अमाइनो एसिड बेसिक होगी। ठीक है बेटे, कोई बच्चा समझाएगा मुझे मैंने इसको बेसिक क्यों बोला? यहाँ पर एक कॉमन बेस का नाम बताओ, लेबोरेटरी के अंदर मिलने वाला एक कॉमन बेस कौन सा है? अगर मुझे एसिड का नेम लेना होता तो मैं कह देती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर नाइट्रिक एसिड है। अगर मुझे बेस का नाम लेना है तो केमिस्ट्री की लैब के अंदर एक कॉमन बेस का नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना, मैम ने दिखाया भी है आपको कई बार। पर यहाँ पे देखो, मैं आपको अमाइनो ग्रुप की बात कर रही हूँ, तो ए फॉर अमाइनो एंड ए फॉर अमोनिया। ठीक है बेटे, अमोनिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सभी बच्चों को याद आ रहा होगा, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, NH3 वेरी गुड बेटे, NH3, यानी नाइट्रोजन के साथ हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अमाइनो एसिड भी हमारे पास 3 तरह की है, प्राइमरी अमाइनो एसिड, सेकेंडरी अमाइनो एसिड एंड टर्शरी अमाइनो एसिड। ओके बेटे, डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया। ध्यान से सुनिए, अगर अमोनिया के अंदर NH3 उसका फॉर्मूला है, और उसमें से मैं एक हाइड्रोजन जो है उसका सब्स्टिट्यूशन कर देती हूँ 1 एल्काइल ग्रुप से, तो फॉर्मूला हो जाएगा RNH2। एग्री करते हैं इस चीज से? ठीक है बेटे, मैंने क्या किया, NH3 इज अमोनिया, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे एल्काइल ग्रुप R ऐड कर दिया, तो फॉर्मूला हो गया RNH2। इस तरह की जो अमाइनो एसिड है उसको प्राइमरी अमाइनो एसिड कहेंगे। ओके बेटे, अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगी, एक हाइड्रोजन की जगह पे 2 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर दूंगी, तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो RNHR डैश। ठीक है, तो यानी अब अमोनिया के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रह गया, मैंने 2 हाइड्रोजन की जगह पे 2 R ग्रुप डाल दिए, और दोनों R ग्रुप डिफर है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है RNHR डैश। इसका मतलब ये अमाइनो एसिड सेकेंडरी अमाइनो एसिड है। और अगर मैंने टर्शरी बनानी है तो मैं तीसरा हाइड्रोजन भी गायब कर दूंगी, और मेरे पास सिर्फ सेंटर में नाइट्रोजन रह जाएगा, और उसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है। देखो इमेजिन करो, सेंटर में नाइट्रोजन है, उसके एक साइड पे एक R ग्रुप प्रेजेंट है, ऊपर R डैश प्रेजेंट है, और तीसरी पोजीशन पे R डैश डैश प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब तीसरी अमाइनो एसिड कौन सी है, टर्शरी अमाइनो एसिड है। तो जितने जितने हाइड्रोजन आप रिमूव करते रहेंगे, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो प्राइमरी, अगर 2 रिमूव किए तो फिर सेकेंडरी, और अगर तीनों रिमूव किए तो फिर टर्शरी। ओके मैडम? यस दीपिंदर, यस दीपिंदर, बोलो बेटे। Yes, ma'am. एनी प्रॉब्लम? Yes, ma'am. हाँ जी बोलो बेटे। No, ma'am. ओके ओके, ये चीज पता लगी। तो कहते हैं कि अगर अमाइनो ग्रुप ज्यादा है तो फिर अमाइनो एसिड जो है वो कैसा नेचर रखेगी, बेसिक नेचर रखेगी, क्योंकि अमाइनो एसिड्स जो है वो अमोनिया से डिराइव होती हैं। और अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है तो अमाइनो एसिड कैसी होंगी, एसिडिक होंगी। आप सोचो अगर दोनों बराबर हैं, अगर बेटे दोनों बराबर हैं, एसिडिक और बेसिक बराबर हैं, दोनों में अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर बराबर है, तो अमाइनो एसिड कैसी होगी, न्यूट्रल। यस वेरी गुड, अमाइनो एसिड न्यूट्रल होगी। अगर दोनों का नंबर बराबर है तो अमाइनो एसिड न्यूट्रल होगी। ओके बेटे, अब देखो नीचे देखो, कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो है वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी होती हैं, यानी देयर आर सर्टेन अमाइनो एसिड्स व्हिच आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स को ही हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं ना, तो इसलिए वो कहते हैं कि कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एरोमेटिक नेचर की हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसके एग्जांपल हमने यहाँ पे याद रखने हैं, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है।
अगर हमने एग्जांपल देना है एसिडिक अमाइनो एसिड का तो हम एग्जांपल बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड। अगर हमने बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल देना है तो हम लाइसिन बोलेंगे। अगर हमने न्यूट्रल अमाइनो एसिड का एग्जांपल देना है तो हम वेलाइन बोलेंगे। पर अगर हमने एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल देने हैं तो वी हैव 3 अमाइनो एसिड, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ओके बेटे, तो ये सारा मटेरियल आपके पास पहुंच जाएगा बाद में, इसलिए किसी बच्चे को बॉदर करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अगले में क्या लिखा है कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ द अमाइन एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कहते हैं कि किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट ये जो अमाइन ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये स्टेशनरी नहीं है, फिक्स नहीं है। जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, या किसी भी ऐसे लिक्विड के कांटेक्ट में आते हैं जिसका अलग अलग तरह का पीएच है, तो इसमें से क्या होता है, आयोनाइजेशन हो जाता है। कोई हाइड्रोजन इसमें से NH2 में से अलग हो जाएगा, कहीं और जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है बेटे, और कई जगह पे वो कहता है कि हाइड्रोजन जो, देखो अगर हम एसिड की डेफिनेशन देते हैं सिंपली, जब आप पहली बार केमिस्ट्री स्टडी करते हैं आप एसिड की डेफिनेशन देते हैं, टीचर आपको कहता है कि एसिड्स जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कौन से आयंस देते हैं। यस बेटे, कौन से आयंस देते हैं एसिड्स? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन देते हैं ना, हम उसको H+ आयंस कहते हैं। हम कहते हैं बेसिस वो होते हैं जो OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ऐसी है ना। तो कहते हैं कि उसी हिसाब से जब अमाइनो एसिड्स को हम एसिडिक पीएच में रखेंगे, बेसिक पीएच में रखेंगे, या फिर उनको न्यूट्रल जो है पीएच के अंदर रखेंगे, तो अमाइनो एसिड्स के हमें अलग अलग स्ट्रक्चर नजर आते हैं। ओके बेटे, अब देखो अपनी बुक के अंदर पीछे एक पेज पर 144 पेज पे आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं अमाइनो एसिड के। ठीक है बेटे, आ रहे हैं ना। तो उसमें से देखो सेंटर वाला जो स्ट्रक्चर है, जो बी स्ट्रक्चर है, उसको उसने बोला है ज्विटर-आयन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अमाइनो एसिड का ज्विटर-आयन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर उसका इस तरीके से आयोनाइजेशन होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो अमाइनो ग्रुप है वो कैसे होते हैं, नंबर में बराबर होते हैं। तो ये ज्विटर-आयन स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसिड का, वो हमेशा कौन से पीएच में नजर आता है, न्यूट्रल पीएच के अंदर नजर आता है। ठीक है बेटे, अगर वो कहता है कि हम उसे किसी एसिड के अंदर रखेंगे, देखो यहाँ पे लो पीएच लिखा हुआ है उसने। लो पीएच का क्या मतलब है, लो पीएच का क्या मतलब है, पीएच कैसा होगा? हाईली एसिडिक। यस यस, वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है कि 7 से नीचे जो है एसिड्स होती है ना, और एसिड में भी अगर बहुत कम पीएच रहे, इसका मतलब वो एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, और जितनी वो 7 के पास पहुंचती जाती है उतनी वो क्या होती जाती है, वीक एसिड होती जाती है, ऐसी है ना। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, बेसिक की, तो जितना 7 से लेके 14 तक होगा, जितना 14 के करीब होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो जब भी आप अमाइनो एसिड का लो पीएच के अंदर देखेंगे तो उस समय आपको हाइड्रोजन जो है H+ आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ते हुए नजर आएगी। ओके बेटे, जब आप उसे बेसिक पीएच में रखेंगे तो उस केस में आपको H+ आयन जो है वो लॉस्ट होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और अगर जो है आप उसको न्यूट्रल पीएच में रखेंगे तो उस केस में कहता है कि दोनों में एक इक्विलिब्रियम देखा जाएगा और आयंस जो है वो बराबर होंगे। इस स्ट्रक्चर को हम उसका ज्विटर-आयन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो बुक के अंदर हमें जैसे दिया हुआ है हमने उसी तरीके से उसको स्टडी कर लेना है। यहाँ पे सब बच्चे सोच रहे होंगे कि NH2 की जगह पे NH3 कहाँ से आ गया जी, तो वो इसलिए आ गया है क्योंकि H जो एसिडिक एनवायरनमेंट में से 1H जो है प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ अटैच हो गया, इसलिए अमाइन अमोनिया में कन्वर्ट हो गया बेटे। ठीक है, बस यहीं तक करेंगे हम, आगे वाला टॉपिक फिर इससे कर नहीं पाएंगे कंप्लीट। ओके बेटे, अब आपने पेज नंबर 144 तक पढ़ लेना है, जहां पे लिपिड वाला पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना उससे पहले तक पढ़ना है। आज ही पढ़ना है इसको, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कल नहीं समझ आएगा, क्योंकि अभी सारा आपके माइंड में क्लियर है। ठीक है, तो बस ये शुरू शुरू में थोड़ी सी केमिस्ट्री या फिर ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम।